शेर सिंह राणा जी जो कि आज भिवानी में आए हैं। साथियों, आज भिवानी में पहुंचे हैं शेर सिंह राणा जी जो कि अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर बताया कि राजपूत समाज को आज पार्टी बनाने की जरूरत है और बगैर राजनीति में उतरे राजपूतों का उद्धार नहीं हो सकता। तो आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से शेर सिंह राणा जी ने यहाँ पर धाड़ लगाई और उन्होंने बताया। आज हमारे बीच में क्षत्रिय समाज के हमारे अनमोल रतन संघर्षशील हमारे बड़े भाई शेर सिंह राणा जी हमारे बीच में आए हुए हैं और इस धर्म समाज को एक समाज मान करके सभी की सेवा के लिए हाजिर है। इसी उपलक्ष्य में हम खुशनसीब हैं कि हमारे बड़े भाई ने समय निकाला और जानवाड़ी परस के अंदर आकर के इस छोटे से अपने भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस साइड इन्होंने समय निकाल करके हमसे मिलने के लिए आए। सबसे पहले मैं आप सभी के तरफ से भाई साहब अगली शुरुआत हम अपने बड़े भाई अमरपाल जी एक बार स्वागत करें पूरी टीम का ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें। हाँ जी, और सोचते हुए यहाँ पर बैठ के चले जाओगे, जैसे आए वैसे चले गए, आए थे भाई। तो इनका जो पूरा परिचय मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इनका जो कार्य है, इनका जो कारनामा है, वो सरल अक्षरों में लिखने योग्य है, जिसकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। आज अगर क्षत्रिय समाज होता तो राणा जी को पता नहीं क्या क्या पुरस्कार मिल गए होते। इनका जो कार्य है वो सब्जेक्ट की पुस्तकों में पढ़ाने योग्य है, प्रेरणादायक है। तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ये प्रेरणादायक सब्जेक्ट बने, लोग इसको प्रेरणा के रूप में ले कि एक अकेले आदमी ने किस तरह किसी कठिन कार्यों को हाथ में लेके और कैसे संपन्न किया। मैं दादा ने कहते हुए सभी अतिथियों का यहाँ जान वाली परस कल्याण पाना भिवानी में स्वागत करता हूँ कि आज इन विरोधियों के से हमारी जो परस है वो पवित्र हो गई और महान पुरुषों के शरण अगर जहाँ भी पढ़ते हैं तो वो उसको पुण्य कर देते हैं। पदम सिंह चौहान जी हैं जो कि हमारे भिवानी में ही रहते हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे अतिथिगण आकर के आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। या हमारा जो भी समाज का या दूसरे समाज का या दूसरे देश का कोई भी आए तो इसका एक जो सम्मान होता है उसी के रूप में हम हमारे जानवाड़ी पर्व के अंदर पहली बार भाई शेर सिंह राणा के कदम पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई साहब का उसी तरह से स्वागत हो जैसे कि हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार, हमारी सनातन धर्म के अनुसार पगड़ी पहना करके हरियाणा की शान है उसको पहना करके भाई साहब का स्वागत किया जाए। उसके लिए भाई साहब को अमरपाल भाई साहब अंकल जी आ जाओ। ठीक करके हमारे बहुत ही जुझारू साथी समाज के जो कि दिन रात खड़े रहते हैं, बहुत ही कम लोग जान पाते होंगे। अब मेहनत कोई करता है और नाम किसी को होता है, लेकिन हमारे बीच में हमारे बसई से राकेश तंवर भी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम भी भाई का सम्मान करें और हमें बार बार इनका दर्शन करने का मौका मिले। भाई थोड़ा
बचपन से हम किताबें पढ़ते थे, भगवान राम कैसे होते हैं, पृथ्वीराज चौहान कैसे होते हैं, और उनको पढ़ करके एक इमेजिनरी स्टोरी अपनी चलती रहती है। उसी संकट या हम लोग कहें कि आज हमारे समाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाईचारे की और नेतृत्व की, उन सब चीज़ों के लिए आज हमारे बड़े भाई शेर सिंह राणा जी समाज से मिलने के लिए निकले हुए हैं और इन्होंने समय निकाला, आज अपने बीच में आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से इकट्ठे होकर के किस तरह से समाज को आगे लेके जाएं, कैसे बातें करें, किस तरह से कोई विचार हो, इन सब बातों के लिए भाई शेर सिंह राणा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। कुछ बातें ये भी बताएंगे जो जीवन में ढालने योग्य है। के नाम से मशहूर एडवोकेट ठाकुर ब्रजपाल सिंह जी, और मैं बीच में अधिक बोलता हुआ नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी हमारा व्यस्त प्रोग्राम है, हमें भवानी खेड़ा, कोट, सिवाड़ा कई गाँवों में जाना है। मैं यही कहता हूँ कि भाई 4 फरवरी का एक हमारा प्रोग्राम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का करनाल के अंदर। वहाँ भारी से भारी संख्या में अपने राष्ट्रीय समुदाय को जिताने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वहाँ पहुँचे। धन्यवाद। आज आपने भिवानी में इस वर्ष में हमारा यहाँ ने पर इतना मान सम्मान, स्वागत और आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और मुख्य तौर पे जैसे कि पार्टी ने बताया, माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब को सुनने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, और मैं तो 1-2 बार पहले भी इस पर सुना चुका हूँ और फिर आते रहेंगे। समय की थोड़ी सी वो है, तो मैं चाहूँगा कि आप जिन महान शख्सियत को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब को, तो उनको ही बुला दिया जाए। और इतना अच्छा और इतने शॉर्ट नोटिस में नेत्रपाल जी और सभी साथियों ने ये आयोजन किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, जय श्री राम, जिंदाबाद, जय श्री राम, जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, सभी युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को अपनी ओर से और जो मेरे साथ मेरे साथी आए हैं, जिसमें राकेश तंवर जी, पदम सिंह चौहान जी, तेजपाल सिंह जी, रविंदर सिंह जी, और भी जितने हमारे अन्य साथी हैं, सभी की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ। आपने हमारा इतना सम्मान किया अपने पर्च पर, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए आपके बुलावे पर, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, सभी लोगों का, जिन्होंने हमारा इतना सम्मान किया, इतना स्वागत किया। जैसा कि नेत्रपाल जी ने बताया, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद करूंगा क्योंकि वही आयोजन करता है आज के कार्यक्रम के, उनके ही निर्देश पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि पदम सिंह जी ने भी बताया कि अभी भवानी खेड़ा और उसके पास में एक गांव है, वहाँ पर अभी 2 कार्यक्रम बचे हुए हैं। तो मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूँगा, लेकिन हम अपने विचार आपके सामने रखें तो पहले तो हम ये बता दें आपको कि हम आपके बीच में कोई भी व्यक्ति भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया कि भाई भाषणबाजी करनी है, यहाँ पे खड़े होके अपना कोई आपसे कोई वादे करने हैं झूठे सच्चे। हम तो यहाँ पे आपके बीच में आए हैं आपस में विचार विमर्श करने के लिए। तो विचार जो है, वैसे तो विचार विमर्श का कोई समय सीमा नहीं होती, 1 घंटा कर लो, 10 घंटा कर लो, कल तक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि नेत्रपाल जी से कि क्या आपको नेत्रपाल जी ये मालूम है, क्योंकि अगर आपको मालूम है तो फिर हम बड़ी संक्षिप्त में बात करेंगे, सीधा
बुलावा देंगे। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएंगे। और नहीं, आपसे भी मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, 4-5 साल से हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे समाज को क्या लाभ होगा। जैसे कि हमारे 2-3 नारे हैं, अपना घर अपना झंडा, या ना किसी का अधिकार छीनेंगे ना किसी को छीनने देंगे। तो जैसे इसको मैं विस्तार से भी बता सकता हूँ भाई, अपना घर अपना झंडे का मकसद और क्या हम चाहते हैं इससे, या ना किसी का अधिकार छीनेंगे ना किसी को अपना छीनने देंगे, इसको भी मैं एलोबरेट करके बता सकता हूँ। मतलब मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में आप हजारों पर भारी हो, क्योंकि एक व्यक्ति बुद्धिमान अगर बात को समझ जाए तो वो हजारों को समझा सकता है। और वैसे तो सब हमारे आदरणीय भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझने के बाद खुद ही समझते हैं, खुद अपनी ज्ञान को, बात को अपने पास रखते हैं, और किसी को शौक होता है बात को आगे फैला के अच्छे से बताने का, समझाने का। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको बात मालूम है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर मैं 20-25 मिनट में बात को समझाऊंगा। तो सुनना चाहेंगे मेरे हिसाब से जो भाई साहब के विचार हैं, कुछ नसीब में दोबारा कब मौका मिले तो मेरे हिसाब से सुन लेना चाहिए भाई साहब के विचार। चलिए, जब नेत्रपाल जी ने ऐसा आदेश किया है तो फिर भी मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा, जल्दी से, क्योंकि सब भाई आप पढ़े लिखे हैं सब लोग, तो मुझे लगता है जल्दी बताने पे भी समझ जाएंगे। देखिए, जब से लोकतंत्र आया है देश के अंदर, तो मैं दोनों समाज की बात करूंगा, मैं क्षत्रिय समाज की भी बात करूंगा और जो हमारे 36 बिरादरी के भाई बंधु हैं उनके अधिकारों की, उनके रक्षा की भी बात करूंगा, और जिससे दोनों का फायदा है वो मैं आपसे अपने विचार बात रखना चाहता हूँ। लोकतंत्र जब से आया है हमारे देश में, तो किसी समाज ने तरक्की की है और कोई समाज डाउन है। अगर मैं क्षत्रिय समाज की बात करूं विशेषकर, तो क्षत्रिय समाज अपने सबसे बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ये वो समाज था कि 1947 से पहले हजारों वर्षों तक ये दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता था, और जब आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करोगे तो अपने अधिकार खुद ब खुद सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन आज 75 साल में ये स्थिति आ गई है कि दूसरों के अधिकारों का जो रक्षक था वो अपने ही अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकता। और आपने देखा होगा कि समय समय पर कभी हमारे खिलाफ कोई उल्टे सीधे कानून बना देती है सरकार, कभी जो है हमारा इतिहास चोरी कर लेती है। अभी पीछे ही जब इतिहास चोरी की समस्या को उठाने के लिए उसको रोकने का हमने प्रयास किया कैथल में, तो हमारे बुजुर्गों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कस्टडी में लिया गया। उसका आक्रोश भी हुआ पूरे हरियाणा के अंदर। जो बच्चा हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर लगना चाहिए था या लगना चाहिए, वो बेचारा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सब चीज में शारीरिक फिट होने के बाद भी उसकी स्थिति यह है कि उसको अपना अधिकार नहीं मिल रहा। वो बेचारा जो है कोई गुड़गांव में दरबार बना हुआ है किसी शॉपिंग मॉल में, कोई दिल्ली में टैक्सी चला रहा है। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है, जिससे कि ये समस्या परमानेंट दूर हो। इन सभी समस्याओं को हमने सामाजिक रूप से अनेक बार उठाया है। कैथल में ठंडे खाने के बाद कैथल में ही एक बड़ा प्रोग्राम भी किया, करनाल में भी किया, और ऐसा नहीं है भाजपा, अगर सरकार भाजपा की है तो फिर दुष्यंत चौटाला इसमें उप मुख्यमंत्री क्यों है? अगर देश में भाजपा की सरकार है तो अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री क्यों है? रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री क्यों है? और
तो इसका कारण ये है क्योंकि देश में या प्रदेश में सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार है गठबंधन की, और इस गठबंधन का नाम है एनडीए। ये बात सत्य है कि नहीं है? ये बात सच है। तो आप ये सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ गया? भाई सरकार बीजेपी की हो और चाहे सरकार एनडीए की हो, इससे क्या फर्क पड़ गया? बीजेपी के सहयोगी दल कौन है? जैसे कि उत्तर प्रदेश से निषाद एक जाति होती है, उसने अपनी पार्टी बनाई हुई है निषाद पार्टी, वो इसका सहयोगी दल है। ऐसे ही कुर्मी समाज ने एक पार्टी बनाई हुई है अपना दल, वो इसका सहयोगी दल है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री है। इसी प्रकार से पासी समाज ने एक पार्टी बनाई हुई है, उसका अध्यक्ष ओपी राजभर है, वो इसका सहयोगी दल है। ऐसे ही हमारे जाट भाइयों ने पार्टी बनाई हुई है जेजेपी, वो इसका सहयोगी दल है। ऐसे ही माझी समाज ने बनाई हुई है बिहार में, मल्ला समाज ने बनाई हुई है, उसकी हम है, उसकी वीआईपी है। ऐसे करके 38 पार्टियां जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के आधार पर बनी हुई है, ऐसी 38 पार्टियां प्लस बीजेपी इज इक्वल टू एनडीए सरकार। ये हमारे देश की 10 साल से सत्ता में है और मोदी जी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। इस पार्टी है हमारे समाज की बात करती है, विधानसभा लोकसभा में हमारी बात को उठाती है, हमारे राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज। तो क्या इनमें से कोई ऐसी पार्टी झंडा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब, हम सब किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी झंडे को अपना कीमती वोट देते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो अपना कीमती वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी को भी कहा भाई 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के बनियों को देने का हमने विचार किया है, सवर्णों के बच्चों को, और तुम जाओ और फाइल तैयार। मराठाओं ने पार्टी नहीं बनाई कि भाई ठाकुरों की समस्या दूर करें, उन्होंने पार्टी बनाई अपने समाज की तरक्की के लिए। तो वो ये काम कर रहे। आप सारे के सारे किसके वोटर हो? आप सारे के सारे वोटर हो इनके, बीजेपी के, मोदी जी के, योगी जी के, खट्टर जी के। लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये इस फाइल को, इन 38 को नाराज करके पास करें। है इतनी हैसियत? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब तो कभी हमारे बच्चों के पक्ष में तो कोई कानून बनेगा ही नहीं, ये तो कूड़े में जाएगी। तो कोई तो उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे भी बच्चों के अधिकार हमें मिले। तो इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम पूरा समाज एक हो जाए और इतनी ताकत से इनको वोट दें, 90 की जगह 100%, कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, सत्ता पूर्ण बहुमत की बन जाए, और इनको इस फाइल को पास कराने के लिए इन 38 की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका पहला तरीका तो ये है। अब इस तरीके पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद भी आपके दम पर इन्होंने इस एनडीए को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। ये जो 38 साहब बैठे हैं आपके बच्चों की फाइल को कसने के लिए, ये 38 में से गिनती भी कम नहीं कर रहे कि भाई 38 है तो चलो 10-20 को भगा दो, 10-15 सांपों से तो निपट लेंगे। ये 38 की जगह इसमें गिनती बढ़ाए जा रहे। अभी पीछे जब बिहार में चुनाव हुआ तो तब ये 35 थे, तो इन्होंने 36वां जोड़ा वीआईपी पार्टी को, मल्ला समाज की, 37वां जोड़ा माझी समाज की हम पार्टी को, 38वां जोड़ा अभी पासी समाज की राजभर वाली पार्टी को। अभी 2 महीने में चुनाव है, इनको जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है 39वीं जो कुर्सी है वो ओवैसी की लगा दे, 40 भी हो सकता है कि रावण की लगा दे। बस इनको जरूरत पड़नी चाहिए और कुर्सी बढ़ती रहेगी। अटल बिहारी जी जब यहाँ बैठते थे तो मुझे तो लगता नहीं कि जो 2 महीने में चुनाव हो रहे हैं ये इनमें से किसी को कम करने वाला और भगाएंगे। तो 30-35 साल से जितने भी सरकार बनी है किसी की भी अकेले की नहीं बनी।
पार्टियां बैठी हुई हैं, हम भी इन्हीं की तरह अपने समाज की एक पार्टी झंडा बनाएं और इन 38 के साथ 39 में बैठ जाए। अब हमने भी अपनी पार्टी झंडा बना लिया और झंडा बना के अब हम देखते हैं जब 39वां हम यहाँ पर बैठ जाएंगे तो फिर इस मीटिंग का क्या परिणाम निकलेगा। तो हमने झंडा बना लिया, भाई साहब आप आ जाएंगे। दो प्रश्न आते हैं, ये जो झंडा यहाँ पर बैठा है 39वां, क्या यहाँ पर इन 38 के साथ क्षत्रिय महासभा बैठ सकती है, करणी सेना बैठ सकती है, बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। जाट महासभा बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक झंडे बैठे। सामाजिक संगठनों का काम है सड़क पर खड़े होके अपना ज्ञापन देना। किसको देना? सरकार को। सरकार कौन है? बीजेपी प्लस 38 पार्टी, कांग्रेस प्लस 48 पार्टी, ये सरकार का स्ट्रक्चर। तो अभी तक 75 साल से चाहे हम कैथल में इकट्ठा हुए हो, चाहे करनाल में इकट्ठा हुए हो, चाहे कितना भी कहीं पे इकट्ठा हो जाए, अभी दिल्ली में भी इकट्ठा होंगे, तो उन सबकी जो स्थिति है वो भिखारी वाली है। क्या है कि 10 लाख वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने ज्ञापन दिया सरकार को, भाई साहब हमारे को फला आरक्षण दे दो, ईडब्ल्यूएस में हमें सुविधा दे दो, जमीन का वो हटा दो, हमें जी ये दे दो, हमें जी दे दो दे दो दे दो, किससे दे दो? इनसे तो मानते हैं। अब इनकी मर्जी होती है